हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आज एक खुशी की बात ये भी है कि आप लोगों के सहयोग से हमारे 1000 सब्सक्राइबर हैं वो पूरे हो चुके हैं। अपना ऐसे ही सहयोग हमारे साथ बनाए रखें, धन्यवाद। और अपन बात कर रहे थे गणित शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित, जिसमें अपन ने गणित शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में चर्चा कर ली थी। और जो गणित शिक्षण के जो उद्देश्य हैं मुख्य रूप से ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी थी उसके अनुसार अपन ने पढ़ लिया था। और अब है जो देखेंगे एनसीईआरटी ने भी कुछ उद्देश्य प्रस्तुत किए गए हैं या एनसीईआरटी द्वारा भी कुछ उद्देश्य दिए गए थे, तो वो कौन कौन से उद्देश्य हैं उनको भी अपन देख लेते हैं। जनरली देखिएगा, मुख्य रूप से जैसे कि ब्लूम्स में प्रत्येक जो 3 प्रमुख भाग थे उनमें प्रत्येक के 6 प्रक्षेत्र दिए गए थे, तो वैसे ही एनसीईआरटी ने भी क्या किया, मुख्य रूप से 6 जो उद्देश्य हैं वो गणित शिक्षण के रूप में दिए हैं। वो कौन कौन से देखिएगा। पहला जो उद्देश्य है वो है ज्ञान, उसके बाद नंबर 2 पे आता है अवबोध, फिर नंबर 3 पे आता है ज्ञानोपयोग, चार पे आता है कौशल, नंबर पे 5 पे आता है अभिरुचि, अभिवृत्ति, और नंबर 6 पे आता है अभिरुचि। अभिरुचि। इस प्रकार से एनसीईआरटी ने क्या किया, मुख्य रूप से 6 जो उद्देश्य हैं वो दिए गए। अगर हम छात्रों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे क्या करना पड़ेगा, अपने कुछ सिखाना पड़ेगा, उसे ज्ञान देना पड़ेगा। जब बालक ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसकी समझ उसमें विकसित होना आवश्यक है। अगर बालक में अपन व्यवहारगत परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसमें समझ उत्पन्न होना आवश्यक है। और अगर वो समझ उत्पन्न कर लेता है तो निश्चित रूप से उस ज्ञान का उपयोग क्या करने लग जाएगा, वो अपने दैनिक जीवन में करने लग जाएगा। और जैसे ही लगातार अपने दैनिक जीवन में इस चीज का उपयोग वो करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, एक निश्चित आदत का निर्माण हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं अपन, कौशल कह सकते हैं। कौशल का निर्माण हो जाता है। उसके बाद वो उस कार्य को कितने अच्छे ढंग से कर सकता है, वो चीज क्या कहलाती है, अभिवृत्ति कहलाती है। और फिर ऐसे करते करते लगातार उस कार्य के प्रति क्या बन जाती है, उसकी रुचि बन जाती है। और एक जो बालक है वो उस कार्य को एक संगठित रूप से, व्यवस्थित रूप से करना सीख लेता है। तो ये जो एनसीईआरटी के अनुसार कितने जो उद्देश्य हैं, 6 उद्देश्य हैं वो प्रमुख हैं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी ने कितने उद्देश्य गणित शिक्षण से संबंधित दिए गए हैं, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर पूछा जा सकता है कि जिसे मान लीजिए इनका क्रम पूछ ले कि इसके पश्चात कौन सा है, या इनका प्रमुख क्रम कौन सा है, इनको चेंज करके दे दे, उसके बाद भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे एनसीईआरटी के अनुसार मुख्य रूप से 6 उद्देश्य दिए गए हैं। अब देखते हैं अपन गणित शिक्षण क्या चीज है। तो शिक्षण से संबंधित अपन चर्चा करेंगे। शिक्षण अपना नया बिंदु है शिक्षण। देखिएगा, शिक्षण किसे कहते हैं। सामान्यतः शिक्षण उसे कहा जाता है जब एक शिक्षक द्वारा बालक को कुछ ना कुछ सिखाया जाता है, या फिर यूं कहा जा सकता है कि कक्षा कक्ष में एक शिक्षक द्वारा छात्र को किसी भी माध्यम द्वारा सिखाता है, उसे क्या कहते हैं, शिक्षण कहते हैं। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या हो जाता है, छात्र के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, उसे क्या कह सकते हैं अपन, शिक्षण कह सकते हैं। मुख्य रूप से अगर हम शिक्षण की बात करें तो देखिएगा, हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। प्रमुखतः शिक्षण की परिभाषा देखेंगे, शिक्षण के सामान्यतः जो चर हैं वो देखेंगे, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र और शिक्षण से संबंधित समस्याएं।
शिक्षण से संबंधित समस्याएं। इन बिंदुओं के बारे में अपन शिक्षण के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। शिक्षण की अगर अपन बात करें तो देखिएगा शिक्षण क्या है। शिक्षण एक ऐसी गतिविधि है जो दो कारकों के मध्य होती है। शिक्षण एक ऐसी क्रिया है जो दो कारकों के मध्य होती है, शिक्षक और शिक्षार्थी यानी शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य क्या होती है, क्रिया होती है। और अगर ये जो क्रिया हो रही है इसको अपन क्या कह देंगे, अंतः क्रिया। क्या कह देंगे, अंतः क्रिया। और ये जो अंतः क्रिया है वो किसके संबंध में होगी, तो वो संबंध क्या होगा, पाठ्यक्रम होगा। क्या होगा, पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम। तो यूं कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि अगर इसको शिक्षण को अगर अपन शाब्दिक रूप से देखें तो क्या कहा जा सकता है कि शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम के संबंध में होने वाली अंतःक्रिया है। शिक्षण क्या है, शिक्षक तथा शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम के संबंध में होने वाली अंतःक्रिया, इसे क्या कहा जा सकता है, शिक्षण कहा जा सकता है। ऐसे ही जॉन डीवी के अनुसार, जॉन डीवी जो है उन्होंने भी शिक्षण के बारे में कहा कि शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है। क्या है, त्रिमुखी प्रक्रिया है। ऐसे ही एडम्स जो है, एडम्स ने क्या कहा है, शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया है। कैसे है द्विमुखी प्रक्रिया और त्रिमुखी प्रक्रिया, वो देखिएगा। जॉन डीवी ने कहा कि जब भी हम शिक्षण कार्य करते हैं तो वो कक्षागत होगा और उसमें एक कारक शिक्षक होगा, एक कारक कौन होगा, शिक्षार्थी होगा और एक कारक कौन होगा, पाठ्यक्रम होगा। इन तीनों को मिलाने के पश्चात ही क्या होगी, एक शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण होती है। लेकिन एडम्स ने कहा था कि एक शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य क्या होती है, अंतःक्रिया होती है, वही क्या होता है, शिक्षण है। देखिएगा पूर्व का जो शिक्षण था वो किस पर आधारित था, शिक्षक पर आधारित था। उस समय में केवल शिक्षक जो पढ़ाता था उसी का पता होता था, छात्र अपनी इच्छा से नहीं पढ़ सकता था। वर्तमान की जो स्थिति है उसमें शिक्षण किस पर आधारित है, बालक पर केंद्रित है, शिक्षक शिक्षार्थी पर केंद्रित है। छात्र जैसा पढ़ना चाहता है छात्र को वैसा ही पढ़ाया जाता है। ये चीजें हो गई थी। अब देखिएगा शिक्षण की परिभाषाएं देखते हैं अपन। शिक्षण की परिभाषा, वो परिभाषाओं में सबसे पहले देखते हैं अपन मोरिसन के अनुसार। मोरिसन के अनुसार अब देखिएगा मोरिसन ने क्या कहा है शिक्षण के संबंध में। मोरिसन ने कहा है कि एक कम परिपक्व व्यक्ति अधिक परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में आता है और वह अधिक परिपक्व व्यक्ति उस कम परिपक्व व्यक्ति की शिक्षण की व्यवस्थाएं बनाता है। देखिएगा कैसे, एक अधिक परिपक्व व्यक्ति के संपर्क में कम परिपक्व व्यक्ति आता है तथा अधिक परिपक्व व्यक्ति उस कम परिपक्व व्यक्ति की व्यवस्था बनाता है या फिर व्यवस्था तैयार करता है। अब देखिएगा एक अधिक परिपक्व व्यक्ति कौन हो गया, शिक्षक। इसको अपन क्या कह सकते हैं, शिक्षक कह सकते हैं कि एक अधिक परिपक्व व्यक्ति
के संपर्क में कौन आता है? के संपर्क में कम परिपक्व व्यक्ति। तो कम परिपक्व व्यक्ति कौन होगा? छात्र हो जाएगा। कौन हो जाएगा? छात्र। कम परिपक्व व्यक्ति आता है तथा अधिक परिपक्व व्यक्ति यानी जो शिक्षक है वो छात्र को कुछ सिखाने के लिए उसकी संपूर्ण व्यवस्थाओं का निर्माण करता है या बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाता है। ये कहा गया है किसके अनुसार? मॉरिसन के अनुसार। मॉरिसन ने कहा कि एक अधिक परिपक्व व्यक्ति मतलब शिक्षक जो है वो छात्रों को सिखाना चाहता है तो शिक्षक तो हो जाएगा अधिक परिपक्व और छात्र हो जाएगा कम परिपक्व। ठीक है, चालू। दूसरी परिभाषा अपन देख रहे हैं जॉन डीवी के अनुसार। जॉन डीवी ने क्या कहा है कि शिक्षण एक ऐसा तरीका है, शिक्षण एक ऐसा तरीका है शिक्षण एक ऐसा तरीका है जिसमें पठन सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कुछ भी है उनको सबको एक जगह व्यवस्थित करके और उसके बाद में ही सीखा जाता है। जैसे सबसे पहले अपन क्या करते हैं? क सीखते हैं, ख सीखते हैं, ग सीखते हैं और फिर धीरे धीरे करते हैं अपन क्या बनाने लग सकते हैं? दोनों शब्दों को जोड़कर खग बन गया। इसका मतलब छात्र को पढ़ना अपन ने सिखा दिया। तो ये क्या है? एक प्रकार से व्यवस्थित क्रम कर दिया और किसको? पठन सामग्री को, जो पढ़ने योग्य सामग्री है उसको एकदम व्यवस्थित करते हैं और उसके बाद में बालक को पढ़ना सिखाते हैं। तो पढ़ना हमारा क्या हो जाता है? उद्देश्य। तो ये अपना क्या है? निष्कर्ष है। डेविस महोदय ने क्या कहा है कि कक्षा शिक्षण की पूर्व तैयारी निश्चित रूप से होनी चाहिए। अगर कोई शिक्षक पढ़ाने के लिए जा रहे हैं कक्षा में तो निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? उसको पूर्व में पढ़ करके जाना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई शिक्षक पूर्व में पढ़ करके नहीं जाता तो उन्होंने क्या कहा है कि वो चीज जो पूर्व में पढ़ करके नहीं गए वो और ज्यादा मुश्किल उत्पन्न करती है जितनी की कोई अन्य समस्याएं। जैसे मान लीजिए अनुशासनात्मक ढंग से देखें तो कोई कक्षा में शोरगुल हो रहा हो या अन्य कोई बाहरी वातावरण सही तरीके से नहीं हो तो वो ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं करता जितना कौन करता है? शिक्षक की स्वयं की पूर्व तैयारी। अगर अपूर्ण तैयारी के साथ शिक्षक जाता है तो निश्चित रूप से वो शिक्षण प्रभावी नहीं हो पाएगा। वही बात कही डेविस महोदय ने क्या कहा है कि कक्षा शिक्षण की पूर्व तैयारी निश्चित रूप से होनी चाहिए क्योंकि शिक्षक को कोई बात उतनी बाधक नहीं है, कोई भी बात हो उतनी बाधक नहीं है, चाहे बाह्य वातावरण में कैसी भी स्थिति रही हो वो उतनी बाधक नहीं है जितनी की अपूर्ण तैयारी। निश्चित रूप से वो प्रभावी शिक्षण नहीं करवा पाएगा। नेक्स्ट परिभाषा है स्मिथ के अनुसार। स्मिथ ने क्या कहा है कि शिक्षण का उद्देश्य अधिगम उत्पन्न करना है। अधिगम का मतलब होता है सिखाना। अधिगम क्या है? सिखाना। इसका मतलब स्मिथ ने क्या कहा कि शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सिखाना। और क्या सिखाना? सिखाने से मतलब क्या हो जाता है कि छात्र पहले नहीं जानता था अब वो जानने लग गया। इसका मतलब क्या हो गया? उसके व्यवहार में परिवर्तन। क्या हो गया है? व्यवहार में परिवर्तन हो गया है। पहले नहीं जानता था अब जानने लगा है। निश्चित रूप से क्या हो गया? उसके व्यवहार में परिवर्तन। और इसी को क्या कह दिया जाता है? अधिगम कह दिया जाता है। हाँ, तो शिक्षण की परिभाषा हो चुकी है। अब देखते हैं कि शिक्षण जो है वो कैसा है। शिक्षण को त्रिमुखी किसने कहा है? जॉन डीवी ने। इंपॉर्टेंट चीज है ये कि शिक्षण को त्रिमुखी किसने कहा है? जॉन डीवी ने। क्यों कहा है? इन्होंने कहा कि जब शिक्षण करवाते हैं अपन तो निश्चित रूप से किसको करवाएंगे? शिक्षार्थी को। और करवाने वाला कौन होता है? शिक्षक। और किसके माध्यम से करवाई जाती है? पाठ्यक्रम। इसलिए क्या कहा है? त्रिमुखी कहा है कि तीन कारकों के बिना शिक्षण क्या रह जाता है? अधूरा रह जाता है। एक और है शिक्षण को द्विमुखी। शिक्षण को द्विमुखी। तो द्विमुखी कहा है एडम्स ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। एडम्स ने क्या कहा है? शिक्षण को द्विमुखी कहा है। इसमें यह कहा गया है कि शिक्षक और शिक्षार्थी बस दो ही कारक होते हैं। ये क्यों कहा है? क्योंकि इसलिए कहा गया है कि शिक्षक जो कुछ देता है और ग्रहण कौन करता है? उसको शिक्षार्थी ग्रहण करता है। इसलिए इसको क्या कहा गया है? द्विमुखी प्रक्रिया कहा गया है। ओके।
हाँ, तो इसके पश्चात देखते हैं अपन शिक्षण की प्रकृति की। शिक्षण की प्रकृति किस प्रकार से होती है? जिस प्रकार से अपन ने गणित की प्रकृति देखी थी वैसे ही शिक्षण की प्रकृति भी है। वो देखिएगा कौन सी है। शिक्षण एक उद्देश्यप्रद प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? एक उद्देश्यप्रद प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से शिक्षक क्या करता है, पहले उद्देश्यों का निर्धारण करता है कि मुझे छात्र को क्या क्या पढ़ाना है, और उसके बाद वो क्या करता है, पढ़ाना प्रारंभ करता है। इसलिए कहा गया है, इसे कहा जा सकता है कि शिक्षण एक उद्देश्यप्रद एवं सतत प्रक्रिया है। एवं सतत प्रक्रिया भी है। ये कैसी प्रक्रिया है? सतत प्रक्रिया, क्योंकि लगातार बालक को हम सिखाते रहते हैं। नेक्स्ट है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। निश्चित रूप से हम छात्र का दैनिक जीवन में क्या करते रहते हैं? विकास। सबसे पहले हमने छात्र को सिखाया क, छात्र को सिखाया हमने ए, छात्र को सिखाया अपन ने 1 2 3, ये अपन ने प्रारंभिक तौर पर सिखाया। उसके बाद छात्र को अपन ने जोड़ना सिखा दिया, उसके बाद गुणा करना, बाकी करना, भाग करना, और फिर दैनिक जीवन से संबंधित ब्याज, प्रतिशत वगैरह जो भी गतिविधियां होती है वो तो लगातार उसका विकास निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होता चला जाता है। इसलिए कहा गया है कि शिक्षण कैसी प्रक्रिया है? एक विकासात्मक प्रक्रिया है। उसके बाद बात करते हैं, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, यानी 3 ध्रुवों पर आधारित प्रक्रिया है। कैसे है वो देखिएगा। इसे शिक्षण के चर भी कहा जा सकता है। त्रिध्रुव की बात करें अपन, इसे शिक्षण के चर भी कहा जा सकता है। कैसे कहेंगे चर? 3 चर इसके हैं। एक शिक्षक, जो कि पूर्व में बताया जा चुका, एक शिक्षार्थी और एक पाठ्यक्रम। ये तीनों मिलकर के ही किसका पूर्ण करते हैं? शिक्षण को पूर्ण करते हैं। इसलिए कहा गया है कि कैसी प्रक्रिया है? त्रिध्रुव प्रक्रिया। इनके बिना शिक्षण नहीं माना जा सकता। शिक्षक नहीं है तो पढ़ाएगा कौन? शिक्षक है लेकिन शिक्षार्थी नहीं है तो पढ़ाएगा किसे? और यदि पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं है तो पढ़ाएगा क्या? इसलिए कैसी प्रक्रिया? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। उसके बाद में आता है शिक्षण एक अंतःक्रिया है। किसके मध्य? 2 कारकों के मध्य। 2 कारकों के मध्य क्या है? अंतःक्रिया है। और किसके संबंध में? पाठ्यक्रम के संबंध में। हमेशा पाठ्यक्रम को लेकर के ही शिक्षक शिक्षार्थियों को कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? यह एक क्या है? अंतःक्रिया। इन 2 कारकों के मध्य होने वाली क्रिया है। उसके बाद आता है, शिक्षण एक प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। शिक्षण इस प्रकार से नहीं दिया जा सकता कि छात्र और कहीं है, शिक्षार्थी और कहीं, शिक्षक और कहीं है, छात्र कहीं और है और फिर शिक्षण कार्य नहीं। या तो शिक्षण कैसा होगा? कक्षा कक्ष के अंतर्गत ही होगा, जहां पर शिक्षक होगा और शिक्षार्थी होंगे और उनको ही शिक्षण कार्य करवाया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के ही करवाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जा सकता है कि कैसी प्रक्रिया है? प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। इसके बाद में देखते हैं, शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। क्यों है? क्योंकि छात्र को लगातार शिक्षक द्वारा कुछ ना कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करके सिखाया जाता है और एक समय ऐसा जाता है कि छात्र तर्क करना सीख जाता है। निश्चित रूप से अपने व्यवहार में क्या कर लेता है? परिवर्तन कर लेता है। तो इस प्रकार से शिक्षण की जो प्रकृति है वो अपन ने देखी है। अब देखिएगा, अपन बात कर रहे थे इन तीनों चरों की, वो देखते हैं। ओके। शिक्षण के चर, और शिक्षण के चर कितने हैं? मुख्य रूप से 3 चरों के बारे में अभी अपन ने बात करी थी। एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी और एक होता है पाठ्यक्रम। देखिएगा, शिक्षक कैसा चर है? यहां पर वेरिएबल कैसा है? घटक कह सकते हैं। कैसा घटक है? शिक्षक स्वतंत्र है। ये कैसा घटक है? स्वतंत्र घटक है। दूसरा आता है शिक्षार्थी। ये कैसा घटक है? आश्रित है। और तीसरा ये अलग है, वो देखते हैं एक बार। तो शिक्षक है वो कैसा चर है? स्वतंत्र चर। कैसे है स्वतंत्र चर? यह किस पर भी निर्भर नहीं है, किसी पर भी क्या नहीं है? निर्भर नहीं है। इसके द्वारा क्रियाएं की जाती हैं। इसके द्वारा क्या की जाती हैं? क्रियाएं की जाती हैं। क्योंकि ये क्या करना चाहता है? किसी पर भी आधारित नहीं है, छात्रों केवल सिखाएगा, इसलिए ये पूर्ण रूप से कैसा है? स्वतंत्र है। दूसरा आता है शिक्षार्थी, जो कैसा है? आश्रित है। किस पर है?
इस चर पर आश्रित है, इसके बिना शिक्षण संभव नहीं है। इसका मतलब शिक्षक द्वारा की गई क्रियाओं से छात्र सीखता है। अतः इसको क्या कहा गया है? आश्रित चर कहा गया है। हाँ, तो तीसरा चर कौन सा है? पाठ्यक्रम। और पाठ्यक्रम एक ऐसा चर है जो दोनों पर ही निर्भर नहीं है, ना तो शिक्षक पर निर्भर है और ना ही किस पर निर्भर है? शिक्षार्थी पर। लेकिन ये दोनों किस पर आधारित होते हैं? पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं। तो यूं कहा जा सकता है कि पाठ्यक्रम एक निराश्रित चर है। एक प्रकार से क्या है? निराश्रित चर है, क्योंकि ये ऐसा है, इन दोनों को इसकी आवश्यकता सामान्यतः हो जाती है। शिक्षक है वो पूर्णतः एक बार से स्वतंत्र चर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसको किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं होती। और दूसरा है शिक्षार्थी, तो ये कैसा है? आश्रित है। क्यों? क्योंकि शिक्षक पर आधारित होता है। शिक्षक जो क्रियाएं सिखाता है वो क्रियाएं कौन करता है? छात्र करता है। इसलिए ये कैसा चर है? आश्रित चर कहलाता है। और तीसरा निराश्रित, जो दोनों पर ही निर्भर नहीं हो, केवल ये एक साधन मात्र कह सकते हैं। इसके माध्यम से ये दोनों अपना उद्देश्य है वो पूर्ण करते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा में अपन इतना ही देखेंगे। आपके जो चर हो गए हैं, शिक्षण की प्रकृति हो गई है और शिक्षण की परिभाषा हो गई है। अपन अब आगे की ओर देखेंगे शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के सूत्र। ठीक है, धन्यवाद। और एक बार फिर से मैं दोहरान करना चाहूँगा उसी बात का कि आज आपके सहयोग से हमने 1000 जो सब्सक्राइबर हैं वो पूर्ण कर लिए हैं। और आप ऐसे ही अपना स्नेह प्रेम हमारे साथ बनाए रखें लगातार, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।